Hello everyone, this is ARK representing NRK9. I hope you all are good at your home and your workplaces. Dear all, interesting question के साथ start कर रहा हूँ और of course thumbnail पे आपने check किया ही होगा. Can the lawyer issue demand notice on the behalf of operational creditor? जी हाँ, आप लोग जानते हैं हम लोग सेशन कंटिन्यूस केस लॉ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों. आईबीसी के रिलेटेड केस लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए. सो याद रखिएगा, साथ में बने रहने के लिए और अपडेट्स के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केस लॉज आपको कंटिन्यू मिलते रहें. ऑलराइट, कैसे? जैसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. जी हाँ, क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन द लॉयर इशू डिमांड नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर. यहां सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 सेक्शन 3 क्लॉज सी को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इंटरप्रेटेड किया और कैसे बताया कि कौन कौन सी प्रोसीजर एस्पेक्ट्स डायरेक्टरी है, नेचर एंड मैंडेटरी है. एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था? केस कौन सा था सर? केस ये था कि मैक्रीन बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. पार्टी नेम याद रखिएगा, एग्जाम में रेफरेंस के लिए बहुत यूज होती है. ठीक है, तो याद रखिएगा. वन मोर टाइम रिपीटिंग द पार्टीज नेम, मैक्रीन बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. इस केस में क्या हुआ? जो अपेलेंट है, जी हाँ, जो यहां पे अपेलेंट की बात कर रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं यहां पर कार्पेट डेटर, उसने अपील फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी. ये कहा कि सर, जो कि यहां पर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसे सेक्शन 9 सेक्शन 3 क्लॉज सी को कंपाइल नहीं किया है. सर, ये सेक्शन बोलता क्या है? आप लोग जानते होंगे कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का कोई भी अनपेड डेट है जो कि एक्चुअली उसको मिलना चाहिए था ऑपरेशनल क्रेडिटर को, पर वो मिला नहीं है. अब इसकी कंफर्मेशन किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या बैंक में जहां उसका अकाउंट मेंटेन है वहां से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो ये सर्टिफाइड करता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का जो अनपेड डेट है उसकी पेमेंट्स नहीं हुई है. बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहां पर रूलिंग करते हुए ये कहा कि भाई ऐसा है, ये एक डायरेक्टरी नेचर है. अगर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बैंक्स जहां पर ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन है और वहां ये डेटा अवेलेबल है, ऑफ कोर्स नॉन पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट, अगर ये डेटा अवेलेबल है उस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक के पास में, तो सर्टिफिकेट लिया जाए. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है. बट कब? जब ये अवेलेबल होगा तब ही, ओनली इफ अवेलेबल दिस डेटा विद द फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक, ऐसा केस में भी जहां पर भी है, ऑन इन दैट केस. तो ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने कि डायरेक्टरी नेचर है मेरे भाई. ऐसा नहीं है कि सेक्शन 9 सेक्शन 3 क्लॉज सी में अगर कंफर्मेशन लेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से रिसीव नहीं होता है या उसके पास कोई डेटा से अवेलेबल ही नहीं है, तो आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते हो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो यहां पर याद रखिएगा, कॉर्पोरेट डेटर ने इस अपील को लगाया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली कहा कि भाई सेक्शन 9 सेक्शन 3 क्लॉज सी में जो कि फाइनेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट, जो कंफर्मिंग सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, कहां से? फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक से. अगर वो अवेलेबल है तभी वो प्रोवाइड किया जाए. बट वो डायरेक्टरी है नेचर, याद रखिए, मैंडेटरी नहीं है. ऑलराइट, लेकिन साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंटरप्रेटेड किया कि इसके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कुछ मैंडेटरी एस्पेक्ट्स भी हैं, लाइक देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट, डिमांड नोटिस मस्ट बी सेंट बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेटर. एंड अगर अब दो एस्पेक्ट्स आपको याद होगा, या तो कॉर्पोरेट डेटर विद इन 10 डेज में पेमेंट करेगा आफ्टर रिसीविंग रिसीविंग डिमांड नोटिस, या फिर रिप्लाई अपना सबमिट करेगा किसको? ऑपरेशनल क्रेडिटर को. ये तीन एस्पेक्ट्स होनी बहुत जरूरी है. इसके बाद में ही आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जा सकते हो. बट ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंफर्मिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते हो. ये पहली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने डिस्कस करी आपके साथ में. फिर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 को कंसीडर किया अंडर आईबीसी, जो कि हमारा क्वेश्चन था, कैन द लॉयर इशू डिमांड नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो यहां जब इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा करी, तो वहां वर्ड जो यूज किया गया है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्ड यूज हुआ डिलीवरी. याद देखिएगा, वर्ड डिलीवरी यूज हुआ है, इशू नहीं यूज किया है. याद देखिएगा, तो वहां बोला गया कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो कहां पर फोकस की गई है? डिलीवरी पे. एंड डिलीवरी ऑफ कोर्स लॉयर कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर. मतलब जब ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑथराइज कर रहा है लॉयर को, तो लॉयर भी कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये वर्ड स्पेसिफिकली हम यूज कर लेते हैं. यहां पर देखिए, जैसे मैं अभी केस लॉ में आपको लेके जाता हूं, देखिए पहले आपको रीड करवा दें.
नहीं तो बोलेंगे सर आप तो फटाफट से कहीं और ले गए। देखिए आइए आइए कुछ पहले 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 इंपॉर्टेंट बात कंप्लीट कर लेते हैं आपके साथ में। आइए देखिए, लॉयर कैन इशू डिमांड नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। ध्यान से देखिएगा, मैक्यूरिन बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहां सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को इंटरप्रिटेट किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेटल्ड अ लीगल प्रपोजिशन अंडर इंसॉल्वेंसी कोड 2016 होल्ड दैट सेक्शन 9 सेक्शन 3 क्लॉज सी, आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, इंटरप्रेटेड किया आपके सामने इसको। कोड इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी नेचर। अब क्यों, देखो, एंड डिमांड नोटिस, दो क्वेश्चन राइज थे। एक तो पहला सेक्शन 9 जिसमें यहां पे बात किया गया था, याद रखिए, सेक्शन 9 सेक्शन 3 क्लॉज सी के अंदर कंफर्मिंग लेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, ठीक है। सेकंड था डिमांड नोटिस अंडर कोड कैन बी इश्यूड बाय द लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। The two issues that were raised in this case pertain to insolvency bankruptcy code 2016. Firstly, whether in relation to operational debt provision contained in section 9 section 3 clause C of the code is mandatory, and secondly, अब याद रखना मैंडेटरी कौन सी टर्म बोली थी, डिफॉल्ट होना चाहिए, डिमांड नोटिस इश्यू करेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर, रेस्पॉन्ड एटलीस्ट 10 डेज का, याद रखो विद इन 10 डेज, याद रखिए कॉर्पोरेटर को रेस्पॉन्ड करना है या पेमेंट करना है। These three important fix must are very important and mandatory in nature. ये तीन एस्पेक्ट्स बहुत ही मैंडेटरी हैं। आपको बहुत मतलब मैंडेटरी है, बहुत कम ज्यादा मैंडेटरी क्या होगा, मैंडेटरी है, ठीक है। एंड सेकेंडली, whether demand notice of an unpaid operational debt can be issued by the lawyer on behalf of the operational creditor. Now let's discuss. Under section 9 section 3 clause C, a copy of certificate from a financial institution maintaining account of operational creditor confirming that there is no payment of unpaid operational debt by corporate debtor is certainly not a condition precedent to triggering the insolvency process under the code. बात समझना, इट्स नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब आप समझ रहे ना, पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी तभी आप जा सकते हो। और शर्तें क्या है कि डिफॉल्ट होना, इसमें सेक्शन 4 याद कीजिएगा 5BC कोड, मैं बताऊंगा नहीं, यहां पर आपको याद होगा, 1 करोड़ वाला बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, आपके यकीन आपको याद होगा, ठीक है। एंड डिफॉल्ट होना, दूसरा डिमांड नोटिस इशू करना बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड थर्ड अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता विद इन 10 डेज या पेमेंट रिसीव नहीं होता, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स पूरी हो रही हो, ठीक है। बट फोर्थ में क्या इंक्लूड किया था, एक और बात कि कंफर्म लेटर लाना पड़ता था आपको, कहां से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन कब, जब अगर वो डेटा अवेलेबल है तब। ऑलराइट, that expression confirmed make it clear that this is only a piece of evidence. Of course this is very important, देखो लिखा हुआ ना, albeit a very important piece of evidence which only confirms that there is no payment of unpaid operational debt. Therefore section 9 section 3 clause C of the code would have to be considered as being a directory in nature. Directory in nature मतलब if such data is available with the financial institution or bank, then it becomes a very important evidence but not a condition precedent कि अगर ये बात पूरा नहीं हो रहा है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 8 इनिशिएट ही नहीं कर सकता इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस। ऑलराइट, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जस्टिफाई किया अंडर सेक्शन 8 कि भाई ये भी क्लियर होना जरूरी है ना कि लॉयर इशू कर सकता नहीं कर सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व सेक्शन 8 ऑफ कोड स्पीक्स ऑन ऑपरेशनल क्रेडिटर डिलीवरिंग, वर्ड इज डिलीवरिंग, याद रखना, हाईलाइट कर लीजिएगा, डिलीवरिंग अ डिमांड नोटिस, एंड इफ लेजिस्लेचर विश्ड टू रिस्ट्रिक्ट द डिमांड नोटिस बीइंग सेंट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर हिमसेल्फ, देखो द एक्सप्रेशन यूज्ड वुड परहैप्स हैव बीन इश्यूड। अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या होता कि सिर्फ कौन इशू करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर ही करेगा, तो वो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे इश्यूड। इश्यूड का मतलब क्या होता है ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है इस काम को, इश्यूड बाय मिस्टर ए, तो बी सी डी नहीं कर सकते। एग्जांपल देके समझा रहे हैं, तो यहाँ पर जब यूज करते वर्ड इश्यूड तो सिर्फ ए ही करता, बट यहाँ वर्ड यूज किया डिलीवरी मतलब दिस कैन बी डन बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय एक्चुअल पर्सन। ऑलराइट, issued and not delivery. Delivery therefore would postulate that the notice could be made by an unauthorized agent. तो लॉयर यहां पर अगर ऑथराइज्ड है, ऑफ कोर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर ने ऑथराइज किया तो वो भी कर सकता है। केस लॉ का हम रेफरेंस याद रखेंगे, एग्जाम में से केस लॉ आते हैं, किसी और टर्म में पूछ सकते हैं, सिचुएशन आपके सामने दे सकते हैं, तो केस लॉ की रेफरेंस हमें देनी है
केस लॉ का नेम क्या है? मैक्रोनीन बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल प्राइवेट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑलराइट, चलिए अच्छा, अब एक और केस लॉ था, कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट मेंटेन अपील। आपको याद होगा केस लॉ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप जाके उसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा, उसके बाद में इस केस को पढ़िएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पर बता दूं, आप लोग जानते होंगे कि जब एक बार याद रखिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है तो वो मैनेजमेंट को क्या करता है, कंपनी के मैनेजमेंट को ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, तो कंपनी के बिहाफ पे सारा प्रोसीजर वही फॉलो करता है। अब यहां पर बोल रहा है कि अगर एक बार वो अपॉइंटमेंट हो गई किसकी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, देखो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू मैनेज द कंपनी और स्टोवाइल डायरेक्टर, जो लोग कंपनी का पुराना डायरेक्टर लोग होगा ना, हु आर नो लॉन्गर इन मैनेजमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट मेंटेन अपील ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बट कब, अगर एक बार चला गया, पहले कर सकते थे डायरेक्टर लोग, कहां कर सकते थे, कंपनी का बिहाफ पर। क्या सारे डायरेक्टर या शेयर होल्डर सेपरेटली अलग से कर सकते हैं, सिर्फ बाद भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ध्यान सुनना, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आईबीसी के अंदर एप्लीकेशन एडमिट हो गया है, ठीक है, चाहे वो सेक्शन 7 में है, सेक्शन 8 के अंदर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर के थ्रू या फिर ऑफिशियल क्रेडिटर के थ्रू, ठीक है, जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर वो एडमिट हो गया है और वहां इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट हो गई है, तो ऑफ कोर्स वो मैनेजमेंट को ओवरटेक कर लेता है और वही कंपनी के ब्याह पे सारे एक्ट्स परफॉर्म करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि अगर कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो ऑफ कोर्स कंपनी कर सकता था, ये भी ऑप्शन था हमारे पास में। बट सर क्या ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई हो और उसके बाद कंपनी आगे जाके अपील फाइल कर रहा हो? आंसर इज नो। अब वो जो वैलिड एप्लीकेशन होगी वो भी याद रखिएगा, जो प्रोफेशनल इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है फर्दर वही कंपनी के बिहाफ पे करता है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स क्या अपनी तरफ से अलग से सेपरेटली वो अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट वो लोग कंपनी मतलब कॉर्पोरेट डेटर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता शेयर होल्डर। मतलब सुन रहे ना, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अभी कॉर्पोरेट डेटर की जगह हम लोग शेयर होल्डर का बिहाफ से एप्लीकेशन डालेगा। ऑफ कोर्स एक बात समझेगा, शेयर होल्डर का बिहाफ का मतलब यहाँ पर सेपरेट हो सकता है, शेयर होल्डर का कोई राइट ब्रीच हो रहा है वो सेपरेट एप्लीकेशन डाल सकता है अपना। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया है तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगी, वही कंपनी के बेसिस पर आगे फर्दर अपील फाइल करेगा, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अब मैं यहां आपको इसीलिए कह रहा हूं बेटा कि अगर आपने पहले ही केस लॉ मेरा डिटेल से पढ़ा हुआ है तो ये आपको सुनते ही समझते आ जाएगा फटाफट। नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो ये मेरी बात अभी जो मैंने आपको बताई ये ऐसे ऊपर नीचे जा रहा होगा। एंड आई सजेस्ट आईसीआईसीआई वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस लॉ जरूर पढ़िएगा, लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक और हमने डिस्कस किया था कि फ्लैट बायर कैन इशू ऑफ कोर्स इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द बिल्डर। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है, पहली बात मैं बता दूं, ऑफ कोर्स यहां पे जजमेंट दिया निखिल मेहता एंड सन्स एंड अदर्स वर्सेस एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यहां इंटरप्रेटेड सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, देखिए अगर यहां पे एक वर्ड यूज किया गया टाइम, फाइनेंशियल डेट को कंसीडर करने के लिए वो क्या देखना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल डेट को कंसीडर करने के लिए। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डिस्कस करने के लिए, सही रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम बोलते हैं टाइम वैल्यू फॉर मनी, आपको पता होगा मान लीजिए किसी चीज की प्राइस आज 100 है, ठीक है, इन फ्यूचर वो फ्लैक्चुएट हो सकती है। ध्यान से सुनना, किसी चीज की बोल रहा हूं, हो सकता है कोई प्रोडक्ट की सर्विस की। बट अगर मैं इसी की बात सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहा हूं, मनी की वैल्यू कंसिडर करता हूं, और आज आप पैसे को 100 रुपीज को अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी टर्म में, तो वो आपको मान लीजिएगा इन फ्यूचर आपको 10% इंटरेस्ट के बाद में आपको आफ्टर 1 ईयर 110 रुपीज देता है। आप यहां देख रहे हैं मनी के अंदर चेंजेस आ गया, आपका ही जो आज का हाथ में पॉकेट में पैसा था वही 100 आज की तारीख में इन ईयर, यू नो व्हाट, अपने ईयर क्या होगा 110। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस उसका टाइम ड्यूरेशन के बाद होने वाला चेंजेस। अब बहुत सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन से। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा 100 रुपये का वैल्यू आज से 10 साल पहले बहुत था, आज 10 साल बाद 100 रुपये का वैल्यू कुछ है नहीं। आप समझ रहे ना, एक एक्चुअल देखा जाए कंपैरेटिवली 10 साल पहले का और 10 साल बाद आज।
वही है, लेकिन अगर उसके साथ हम जब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैरी कर रहा है कोई पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ये फाइनेंशियल डेट के टर्म में एक एग्जांपल देने की कोशिश करी है मैंने। अब यहां पर भी देखिएगा एनसीएलटी ने क्या कहा, हैज रिल्ड दैट अ परचेजर ऑफ रियल एस्टेट अंडर एन एश्योर्ड रिटर्न प्लान। अब दोनों एस्पेक्ट्स में, चाहे वो एश्योर्ड रिटर्न प्लान हो या नहीं हो, आपने कहा फ्लड बायर्स को कि आपको यूनिट इशू की जाएंगी, यूनिट के बदले आपको मान लीजिएगा एवरी ईयर या जैसे भी स्कीम के अकॉर्डिंग है, यू नो सेमी एनुअल है, एनुअल है, वो रिटर्न आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो दोनों प्लान में चाहे एश्योर्ड हो या नहीं हो, would be considered as a financial creditor for the purpose of code and therefore entitled to initiate corp insolvency process against the builder. In this case, non-payment of such assured or committed return on non-delivery of unit and non-delivery of unit, दोनों बात important है, दोनों बात important है, assured committed returns and non-delivery of unit. NCLT further went on rule that debt is in this case was disbursed against the consideration for time value for money. मतलब आज मैं आपको यूनिट में 100 इन्वेस्ट कर रहा हूं, देन इन फ्यूचर आई विल गेट, अगर वो एश्योर्ड प्लान है तो जैसे मैंने एश्योर्ड प्लान में बता दिया आपको 10% हो सकता है, एश्योर्ड नहीं है मार्केट बेसिस पर होगा, तब भी जो भी कमिटमेंट आपने किया है, तो इट मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब वो 100 का वैल्यू आफ्टर यू नो व्हाट सर्टेन पीरियड इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का टाइम के साथ अगर हम देखेंगे तो चेंजेस इंक्रीज, ठीक है, which is primary ingredient that is required to satisfied in order for arrangement to qualify in financial debt and for the lender to qualify the financial creditor under the scheme of course यहां उसको क्लियरली बोला गया कि हाँ जी फ्लड बायर को भी डिस्कस किया गया है। मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका कल क्या वैल्यू होगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तब वो कंसीडर कैसे में जाएगा, फाइनेंशियल डेट के अंदर, ठीक है। चलिए यहां पे एक बात बता दूं, यहां पे कहता है इवन विदाउट एडवर्टिंग द एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वेदर अंडर द एश्योर्ड प्लान और नॉट, चाहे वो एश्योर्ड प्लान्स हैं या नहीं, एश्योर्ड रिटर्न प्लान समझते हैं ना, अभी बोला 10% मिलेगा, वैसा है या नहीं तब भी। एनीवेज अगेन यहां पर देखो, टाइमली फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ पिटीशन अंडर कोड इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी। अब पढ़ते प्लेन रीडिंग से ही क्लियर हो जाता है ये केस लॉ भी। आप देखेंगे यहां पर वो बोलता है डायरेक्टरी, अब जैसे मान लीजिएगा आपको बोला गया, देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, द कोड क्लैरिफाइड दैट while interpreting the provision to be directory or nature, if the objection are not removed within 7 days, the applicant while refiling the application after removing the objection file an application writing showing sufficient, highlight करना इस बात को, sufficient case as to why the sufficient cause as to why the applicant could not remove the objection within 7 days. आप जानते होंगे सेक्शन अगर आपने 7, 9 एंड 10 अगर मेरे क्लास का पढ़ लिया है, सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी, सेक्शन 7, 9 एंड 10, आपको पता होगा ऑब्जेक्शन अगर रेज किया गया है और उसको अगर आपने एप्लीकेशन में रिमूव नहीं किया विद इन 7 डेज, तो वो यहाँ पर अगेन ही ये वर्ड यूज कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि फिर आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डायरेक्टरी नेचर है। बट अगर आप 7 डेज में रिमूव नहीं करते हैं, अगर इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, you have to give the sufficient cause, clear? तो that why यहां पर भी कोर्ट ने क्या बोला है, डायरेक्टरी इन नेचर। कंप्लीशन की बात करें, बोला हर हाल में 207 डेज के अंदर कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। एनीवेज देखिए मैं यहां पर चाह रहा हूं, मेरा पेन पर्पस था कि कुछ केस लॉस आपको ओवरव्यू देके फटाफट समझाऊं, लेकिन माय डियर ऑल ये उन्हीं को बहुत से समझ में आ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं सारी बातें, जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड कर ली हैं, मेरी नहीं तो किसी की भी अटेंड करी होंगी, लेकिन एटलीस्ट पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन प्रॉपर्ली उन्होंने इंटरप्रिटेशन समझी होंगी सेक्शन 7, 8, 9 एंड 10 की, ऑलराइट। तो उनके लिए एकदम बात इजी हो गया होगा समझना। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं पढ़े हैं तो ऑफ कोर्स इस चैनल पे भी अवेलेबल है, अपने रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा ना कहने के व्हाट्सएप पर, हम वहां पर आपको डेफिनेटली डिलीवर कर देंगे, ऑलराइट। चलिए एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट केस लॉ रेडी हो जाएगा, याद देखिए क्लासेस पढ़ते रहिएगा साथ में, ताकि जितने भी केस लॉज आएंगे ना समझने इजी आएंगे। गुड बाय, टेक केयर।